डियर स्टूडेंट्स, आपके साइंस सिलेबस में क्लास 8 में 13 चैप्टर्स हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि चैप्टर लंबा है इसलिए इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1। यहाँ दो करेक्टर्स पहेली और बूझू के माध्यम से वो क्वेश्चंस उठाए गए हैं और उनके समाधान दिए गए हैं जो आपके मन में भी चलते हैं और आप अपने टीचर्स से पूछना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्टोरी की तरीके से कि पहेली और बोझू समर ब्रेक वैकेशन में अपने गांव जाते हैं अंकल के यहाँ जो फार्मर हैं, और वहां पर वो टूल्स देखते हैं जैसे कि खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो। और तब बोझू के मन में एक ख्याल आता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स, कि आखिर हम इन टूल्स को यूज कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चर में इनको कहाँ यूज किया जाता है। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. आपको सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। फूड की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंट फंक्शंस के लिए, और प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। कैसे ये अपना फूड बनाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी टर्म है जिससे प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड। एनिमल्स यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान अपना खाना नहीं बना सकते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants, animals or both. देखिए, जो फूड की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है उससे हम सभी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, और हमारे दूसरे बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं यानी कि फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये सभी काम करते हैं। तो हम सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हमारा फूड कहाँ से आता है? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अब बूजू का एक और क्वेश्चन है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, कि जब हम सबको खाना चाहिए, हम सबको एनर्जी चाहिए, तो इतना सारा खाना इतनी बड़ी कंट्री में जहां 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहां से मिलता है? क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो पहले का कहना है कि फूड को क्या बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है जिससे सबको खाना मिल सके। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब बात ये उठती है कि अगर सबको भोजन चाहिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को, तो फूड सबके लिए अवेलेबल हो, इसके लिए क्या जरूरी है? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, सही तरीके से उसका प्रोडक्शन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, और डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन भी हो गया, स्टोर भी हो गया, लेकिन वो सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता और खराब हो जाता है। तो इस सब के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। राइट? पहले के समय में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है जो घूमते फिरते रहते थे, घुमंतु थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो अपने भोजन के लिए और अपने सुरक्षित रहने की जगह के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते फिरते रहते थे। ठीक है? रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, और एनिमल्स की हंटिंग करते थे यानी कि शिकार करते थे, और वही उनका फूड होता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, राइस, व्हीट और दूसरे फूड क्रॉप्स को भी ग्रो करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया तो उनको उस जगह पर रहना जरूरी हो गया। ठीक है? इस तरीके से जो वर्ड एग्रीकल्चर है या जो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर है वो बोर्न हुआ, उसका जन्म हुआ। ठीक है? अब हम चलते हैं कि क्रॉप क्या होती है। यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रॉप।
When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. Crop of wheat means that all the plants grown in a field that of wheat. यानी कि अगर व्हीट की क्रॉप है तो फील्ड में केवल व्हीट के ही प्लांट्स होंगे, बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है। तो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, यानी कि एक ही जगह पर कल्टीवेशन हो एक ही तरह के पौधों का, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है। अब क्रॉप्स कई तरीके की होती हैं। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि सीरियल्स हैं, अनाज, सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऑयल क्रॉप्स हैं। ऑयल क्रॉप्स कहते हैं हम तिलहन, जैसे कि सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है। तो बहुत तरीके से क्रॉप्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow. यहाँ क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है कि किस सीजन में वो उगाई जाती हैं, क्योंकि इंडिया कैसी है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग अलग हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल रीजन टू रीजन डिफर करता है, ठीक है। सो देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बच्चों, एक ही तरीके की क्रॉप एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है, और वो दूसरी जगह अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती तो वो नहीं भी होती है। तो इसलिए क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज्यादा है रीजन टू रीजन, इसीलिए क्रॉप्स में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, यानी कि डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी क्रॉप्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। किसके बेसिस पर? सीजन के बेसिस पर। तो पहली क्रॉप आती है खरीफ और दूसरी क्रॉप आती है रबी। तो खरीफ क्रॉप कैसे याद करें, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो खरीफ क्रॉप को आप दिवाली से याद रख लीजिए और रबी क्रॉप्स को होली से याद रख लीजिए। कैसे? कि जो खरीफ की क्रॉप है वो जून से सितंबर में, रेनी सीजन में, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो बारिश के दिनों में बोई जाती हैं उनको हम कहते हैं खरीफ। और बारिश कब आती है? जून से शुरू हो जाती है, जून एंड से, और ये सीजन चलता है जून जुलाई अगस्त, है ना। तो अब अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रखिए कि बारिश के दिनों में क्योंकि पानी मिलता है इसलिए पैडी यानी कि धान की फसल, ठीक है। मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स, ये सब वो हैं जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और होली की अगर हम बात करें तो वहां आती हैं रबी क्रॉप्स और अक्टूबर से मार्च तक। आप सबको पता होगा कि होली पर हम गेहूं की बालें जब होलिका दहन होता है तो उसमें जलाते हैं, ठीक है। तो याद करिए विंटर्स में कौन कौन सी फसलें होती हैं? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो भी हम खाते हैं सर्दी के दिनों में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं? मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक गमले में बीज बो रहे हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उससे फूल आ रहा है, फल आ रहा है, जो भी है, या क्यारी में बो रहे हैं, तो प्रोसेस वही होगा, बस वो बहुत छोटे स्केल पर होगा गमले या क्यारी में। लेकिन अगर उसी को बड़ी फील्ड में, खेत में किया गया है तो वो लार्ज स्केल पर होगा, उसे हम कहते हैं क्रॉप। तो वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? बोजू का प्रश्न है कि पैडी को यानी कि धान को विंटर सीजन में क्यों नहीं बोया जाता? तो उसका एक सीधा सीधा सा जवाब है जो मैंने आपको पहले भी कहा, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये बारिश के दिनों में बोया जाता है। Now, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. एक लंबा समय लगता है, स्टेप वाइज कुछ एक्टिविटीज फॉलो करनी होती हैं फार्मर्स को, तब जाके हमें एक क्रॉप मिलती है। और वो जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स, उनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना, सोइंग बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद या रसायन के फर्टिलाइजर्स डालना, और इरिगेशन यानी कि पानी देना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड प्लांट से बचाना, कैसे उनको रिमूव करना है, हार्वेस्टिंग यानी कि फसल
पकने पर उसको काट लेना और स्टोरेज, पकी हुई फसल का अच्छी तरीके से स्टोरेज करना, जिससे वो हमारी जरूरत के समय हमें पूरे साल अवेलेबल हो पाए। तो फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, राइट। तो सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर सॉइल हार्ड होगी तो जो बीज है उसमें से जब जर्मिनेशन होगा तो रूट्स आसानी से नीचे नहीं जा पाएंगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। जैसा पहला स्टेप होता है सॉइल को लूज करना, उसको ढीला बनाना, यानी कि उसकी गुड़ाई करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो ये क्या करती हैं कि सॉइल में रूट्स को ज्यादा आसानी से अंदर जाने देती हैं। लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जब आसानी से जड़ें अंदर जाएंगी तो वो आसानी से ब्रीथ कर पाएंगी, यानी कि सांस ले पाएंगी। वहां से उनको जो सराउंडिंग एयर है वहां से वो ऑक्सीजन ले पाएंगी, ठीक है। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देखो जो सॉइल को हमने हल्का बनाया है, लूज किया है, उलट पुलट करके, गुड़ाई करके, उसका केवल यही फायदा नहीं है कि रूट्स ही पेनिट्रेट करेंगी, लेकिन ये अर्थवर्म्स की और माइक्रोब जो सॉइल में प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। बिकॉज आपको पता है कि ये ऑर्गेनिजम्स फार्मर्स फ्रेंड्स हैं। अर्थवर्म को बोला भी जाता है फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग लीफ है या प्लांट मटेरियल है, जब माइक्रोबियल एक्टिविटीज से वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो इसलिए सॉइल को टर्न करना, लूज करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपने पहले पढ़ा है कि सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल में ये सब होता है और यही सॉइल ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का मतलब है कि जैसे कि प्लांट ने पहले जमीन से लिया, सॉइल से लिया और पूरा उसका लाइफ साइकिल चला, उसके बाद उसी की चीजें जो थी वेस्ट मिट्टी में फिर से गिर गए, जिसको माइक्रोब्स ने, अर्थवर्म्स ने खा पी के, पचा के फिर से क्या कर दिया? वापस रिलीज कर दिया सॉइल में। तो इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है और सॉइल ऑटोमेटिकली फर्टाइल होती रहती है। क्योंकि ऊपर की जो लेयर है बच्चों, सॉइल की जो अपर लेयर है, ये भी आपने क्लास 6 में पढ़ा था, कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। वही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि वहीं पर क्या होता है? ग्रोइंग मटेरियल है, ह्यूमस है, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जब हम मिट्टी को टर्न करते हैं, उलट पुलट करते हैं, ढीला करते हैं, तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या होती है कि ऊपर होती आ जाती है और प्लांट आसानी से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर पाते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन। अब देखिए इस प्रोसेस को कहते क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉफिंग। जो टिलिंग का मतलब है कि उसको उलट पुलट करना, या हम प्लॉफिंग कहते हैं जो आपका हल होता है उससे मिट्टी को। ये ट्रेडिशनल मेथड है। आजकल और भी मेथड्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ, हल, जिसको किससे बनता है? वुड और आयरन से बनता है। ये देखिए, ये है। अभी इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। होते हैं। अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है तो टिलिंग से पहले उसको क्या करना चाहिए? उसको पानी की जरूरत होती है, जिससे आसानी से उसकी गुड़ाई या खुदाई हो सके। अदरवाइज क्या होगा? द प्लॉट फील्ड may have big clumps of soil called crumbs. Crumbs हो सकते हैं उसमें बड़े बड़े, जिसे हम कहते हैं ना आम भाषा में कि डिल्ले हैं, बहुत बड़े बड़े ढेले हैं। तो उसको क्या करना है कि वो उनको तोड़ना है, ठीक है। इसके बाद
टिलिंग के बाद एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं लेवलिंग। सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर। लेवलर का मतलब है कि जिससे कि हम सॉइल की एक सतह ऊंची नीची मिट्टी ना कर एक सी कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बीज बोने से पहले ही मैन्योरिंग कर देते हैं। मैन्योर यानी कि खाद उसमें ऐड कर देते हैं टिलिंग के साथ। अगर आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कम हो गए हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। तो जो खाद है वो आसानी से मिट्टी में मिल जाती है। किसकी मदद से? प्लोइंग से या टिलिंग गुड़ाई करने से। अब बात आते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। तो पहला जो इम्प्लीमेंट यहाँ आप देख रहे हैं कि एक फार्मर बुलक्स को यूज कर रहा है और उसने इस हल को यानी कि प्लो को लगाया हुआ है। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, एक इसमें ये लंबी रॉड होती है जिसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है, और बीम, ये बीम इसको यहां से ये एक बीम के थ्रू यहां पर एडजस्ट कर दी जाती है बुलक्स के नेक पर, ठीक है। और जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं प्लो शेयर, ठीक है। यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil। यानी पुराने समय से ये हमारी मदद करता आ रहा है इन सब कामों के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड, और मैंने आपको बता ही दिया पेयर ऑफ बुल्स इसमें यूज होते हैं और कहीं कहीं हॉर्सेस और कैमल्स को भी यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन। जो पहले लकड़ी के थे अब उसकी जगह आयरन के बनाए जा रहे हैं। अब एक दूसरा जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं वो है हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये हो बेसिकली जो वीड्स हैं, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। यानी कि वो जो प्लांट, जो मेन क्रॉप है उसके साथ क्या करते हैं, कंपटीशन होता है और ये इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, ये ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं और मेन क्रॉप के लिए न्यूट्रिशन कम पड़ जाता है। इसलिए इनको क्या करना चाहिए? अपरूट करना है, इनको जड़ से निकालना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए काम आता है हो, राइट। ये है हो का स्ट्रक्चर। यहां पर भी आपको एक रॉड दिखाई दे रही है। यहाँ इस रॉड पर ये बीम, इसको सपोर्ट देने के लिए बुलक के, और ये हैंडल है मेन स्ट्रक्चर। यहाँ एक आयरन की एक बैंड प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है, जिससे ये वीडिंग का काम किया जाता है और दूसरे काम किए जाते हैं। लूजनिंग, a long rod of wood or iron, a strong broad and bent plate of iron is fixed to one of the ends and works like a blade। ये ब्लेड की तरीके से प्लेट काम करती है, ठीक है। अब एक और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको हम कहते हैं कल्टीवेटर। प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइव इन कल्टीवेटर। आजकल क्या है कि मशीन्स ने हमारे काम को काफी आसान कर दिया है। एग्रीकल्चर की फील्ड में भी पहले हर चीज हाथ से होती थी, लेकिन अब जो प्लोइंग है वो ट्रैक्टर ड्राइव इन कल्टीवेटर, यानी कि ट्रैक्टर से चल रहा है। हर कुछ एनिमल्स की मदद से नहीं, उसमें स्पीड कम हो जाती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ट्रैक्टर की मदद से हम कल्टीवेटर को यूज करते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब हमारी सॉइल तैयार हो गई, तो अब हम क्या करेंगे कि हम बीज बोएंगे उसमें, और जो बीज बोने का प्रोसेस है उसको कहते हैं सोइंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाल उठता है कि जब हम बीज बोएंगे, सीड्स बोएंगे, तो हम कहाँ से सीड्स लें? तो फार्मर्स को सीड्स गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पर यानी कि कम रेट पर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है कि बीज बोने से पहले ये देखना है कि वो गुड क्वालिटी सीड हो, क्लीन हो, हेल्दी सीड्स हो, गुड वैरायटी के सीड्स हो, ठीक है, उनमें कोई बीमारी ना लगी हो, ऐसे सीड्स हो जिनका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स डेफिनेटली उनको पसंद करेंगे जो हाई यील्ड यानी कि अधिक उपज देते हैं। अब बीज का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ठीक।
अब एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आपने घर में खूब देखा होगा कि पहेली का कहना है कि one day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. आपने भी घर में देखा होगा कि जब हम दालें बनाई जाती हैं तो उनको पहले पानी में धोया जाता है। तो उसने भी यही ऑब्जर्व किया कि उन्होंने उसको धोया, पानी डाला, तो उसमें से कुछ मिनट के बाद कुछ सीड्स ऊपर उठकर आ गए, फ्लोट करके ऊपर आ गए। आई वंडर कि ऐसा क्यों हुआ कि ज्यादातर सीड्स तो नीचे थे लेकिन कुछ सीड्स ऊपर आ गए। क्या आप बता सकते हैं? ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि कौन से सीड्स होंगे जो ऊपर आ जाएंगे और क्यों आ जाएंगे। ठीक, कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी एक सा एक्सपीरियंस किया है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। एक बीकर ले लीजिए और उसमें कुछ सीड्स डाल दीजिए, जरूरी नहीं है व्हीट हो, कोई भी घर की किचन की दालें हो सकती हैं, और उसमें कुछ देर पानी डाल दीजिए, उसको मिला दीजिए और कुछ समय के लिए इंतजार करिए। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कुछ सीड्स ऊपर आ जाते हैं, कौन से वो सीड्स होंगे? ठीक है, ऊपर कौन सी चीज आएगी? जो लाइट होगी, और जो हैवी होगी वो नीचे सेटल होगी। तो जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं, यानी कि जिनको कीड़ों ने खा लिया होता है, तो अंदर का मसाला खा लिया तो कैसे हो गए? हॉलो हो गए, खाली सीड्स हो गए, और खाली होने की वजह से वो लाइट हो गए। ठीक है, जो लाइटर सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप खुद करके देखिए। इट इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ठीक है, तो अच्छे सीड्स को खराब सीड से अलग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखिए कि सोइंग से पहले, बीज बोने से पहले हम कौन से टूल्स को यूज करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल का मतलब है जो बहुत लंबे समय तक खेती और बागवानी में जो खेती बाड़ी में यूज होता चला आ रहा है। ठीक है, ये आप देखो, ये यहाँ पर एक फनल टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखो, सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ठीक है, कई सारे पाइप लगे होते हैं, उसमें कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर जैसे इस तरीके से कर दिया, ये तो सीड बराबर बराबर दूरी पर गिरेंगे। एंड प्लेस सीड्स देयर। ठीक है, अब देखिए, ये तो ट्रेडिशनल मेथड था। लेटेस्ट मेथड देखते हैं जिसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। ये जो ट्रे या ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, ये सीड्स हो गए। अब इसको ट्रैक्टर के साथ लगा दिया या एनिमल्स के साथ लगा दिया। अब देखिए इसमें कितने सारे आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सीड गिरेंगे और बराबर बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर, ये अपने आप इक्वल डिस्टेंस पर भी प्लस इक्वल डेप्थ पर अपने आप ये बोते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सीड ड्रिल, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। ठीक है, ट्रैक्टर आगे बढ़ता जाएगा और ये बोते जाएंगे। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बराबर दूरी पर और बराबर गहराई पर ये बीज बोए जाते हैं सीड ड्रिल की मदद से। ठीक है, it ensures the seeds get covered by the soil after sowing। This process is seeds from being eaten by the। अब जो बीज बो दिया, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बीज को कवर करना चाहिए। कवर क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो चिड़ियां होती हैं वो उन बीजों को क्या कर लेते हैं, पिक कर सकती हैं, खा सकती हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे तो उगेंगे ही नहीं अगर बीज ही नहीं होगा था। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जब हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं तो उससे हमारा फार्मर का समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है। आप एक एक्टिविटी करके देखिए, आप खुद गमले में बीज बोइए, पहले थोड़ी सी मिट्टी कम कर लीजिए गमले में और उसके बाद उसमें सीड डालिए और ऊपर उसको कवर कर दीजिए मिट्टी से।
ठीक है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? बूजू का क्वेश्चन है, वो आपका भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब बूजू आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि स्कूल के पास एक प्लांट नर्सरी है, वहां मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि छोटी छोटी ब्लैक कलर की पॉलिथिन्स में प्लांट्स लगे हुए थे। इनको हम कहते हैं सीडलिंग्स, यानी कि छोटे प्लांट्स होते हैं और इनको हम नर्सरी से लाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं, या फार्मर्स को भी ये अवेलेबल होते हैं नर्सरी से, गवर्नमेंट नर्सरीज भी होती हैं और वहां से ये अपने खेतों में लगाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. कुछ पौधे, कुछ जो बीज हैं वो पहले एक जगह पर बोए जाते हैं, जैसे पैडी के भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, या जैसे अब गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, इनको नहीं, इनके तो सीड्स पूरे फील्ड में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर बोए जाते हैं सीड ड्रिल की मदद से। लेकिन जिनको पहले अलग से उगाने की जरूरत है, उनको इंश्योर करता है, ये बात इंश्योर करती है कि हमारा प्लांट हेल्दी होगा और हेल्दी प्लांट्स को ही हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, जिससे बीच के प्लांट्स खराब ना हो, डिस्टेंस बढ़ ना जाए, और ये भी इंश्योर करेगा कि हमारी क्रॉप अच्छी होगी। तो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने बहुत पास बीज लगा दिए या पौधे लगा दिए, लेकिन यहाँ हम सीड सोइंग की बात करें तो अगर बहुत पास बीज लगा दिए तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्लांट्स की। तो ऐसे में अगर बो भी दिए होते हैं ना, तो बाद में जाकर जब वो उगने लगते हैं तो जो पौधे बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है वहां से उन पौधों को उखाड़ कर हटा दिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लांट्स को। तो दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो एक निश्चित दूरी पर बीजों को बोना और फिर प्लांट्स का सही तरीके से ग्रो करना, जिससे कि उन्हें सफिशिएंट सनलाइट, सबको अच्छी सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल सके सॉइल से, ये इसलिए बहुत जरूरी है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। मैंने अभी आपको बताया कि कई बार अगर बहुत ज्यादा पौधे उगाए हैं तो उनमें से बीच में से हमें जो अनहेल्दी हैं या जो वीक प्लांट्स हैं उनको हटा देना पड़ता है, जिससे कि ग्रोथ हेल्दी प्लांट्स की अच्छी हो और प्रॉपर प्रोडक्शन मिले। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्योंकि इस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट में जरूर करें। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो भी कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। पढ़ते मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 में।